तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। आप लोग सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद कुछ बातें इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद कुछ मैं स्क्रीनशॉट्स दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत हद तक आपको आपके सिलेबस के बारे में क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं EMRS यानी कि एकलव्य जो रेसिडेंशियल स्कूल है उसकी जो वैकेंसीज निकली है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं सभी विषय को लेकर के, क्योंकि जो ऑफिशियल जो उसकी वेबसाइट है ना, उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें सिलेबस के जो पार्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट पार्ट के बारे में कोई अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। कोई बहुत अच्छी सी जानकारी नहीं दी गई है सिलेबस के बारे में कि जो सब्जेक्ट पार्ट है उसमें क्या क्या सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अंतर्गत क्या क्या विषय को रखा गया है और क्या क्या पूछा जाएगा। तो जो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में इतनी ही जानकारी दी गई है, जैसा कि आप इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, ठीक है। बस इतनी जानकारी उसमें दी गई है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। PGT के बारे में दिया गया है कि क्लास 12 CBSE अनरिवाइज सिलेबस 2021 विच डिफ़िकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। इतनी बस जानकारी दी गई है PGT के बारे में। और TGT के बारे में दिया गया है कि क्लास 10 तक जो CBSE अनरिवाइज सिलेबस है वो क्लास 10 तक पूछा जाएगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा क्लास 12 तक। तो बहुत डिटेल से इसके सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करूँगा, जिससे आपको इसके सिलेबस को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी हिंदी, चूँकि हम लोग हिंदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये वीडियो हिंदी के ऊपर है, हिंदी TGT के लिए। तो इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर CBSE 10th का क्या मतलब है, CBSE जो क्लास 10 दिया गया है, और डिफ़िकल्टी लेवल 12th का क्या मतलब है। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस दिखाने से पहले एक चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग जान लीजिए कि जैसे कि आपको कहा गया है कि TGT हिंदी वाले जो हैं उनको 10th तक उनके सिलेबस जो होंगे, ठीक है, NCERT के जो सिलेबस हैं, CBSE के जो अनरिवाइज्ड 10th तक के सिलेबस हैं, उनसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 10th के अंतर्गत ही ये जितने भी टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो सभी टॉपिक आते हैं और प्रश्न यहाँ से ही बनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 6 से लेकर के 10 तक की आपकी जो CBSE की बुक्स हैं, NCERT की बुक्स हैं, वो आपको ले लेने हैं और 6 से 10 तक की बुक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो कविताएं, जो कहानियाँ, जितने भी गद्य और पद्य दिए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके लेखक और कवियों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको 6 से 10 तक के बुक को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद 9th और 10th में आपके लेखक और कुछ कवि परिचय दिए होंगे, उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। 9th-10th के जो लेखक कवि परिचय उसमें दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि उनकी क्या क्या रचनाएँ हैं, उनके जीवन मृत्यु, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है तो आप 11th और 12th के जो लेखक कवि परिचय हैं उनको भी पढ़ लीजिएगा, आप उनसे नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए ये सिलेबस हम लोग देख लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने वाला हूं, जिससे बहुत हद तक आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गद्य साहित्य के बारे में दिया गया है कि गद्य साहित्य में क्या क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पर है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, एवं गद्य साहित्य की विधाएं, जितनी भी गद्य साहित्य की विधाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर एकांकी, नाटक और एकांकी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो इतनी सारी यहाँ पर टॉपिक्स हैं जिनके बारे में सामान्य जानकारी तो आपको होनी ही है, साथ ही अगर आपके पास समय है तो इनको बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो ये जो है TGT और PGT दोनों में काम देंगे, लेकिन विशेष ये TGT के लिए है ये वीडियो। तो TGT में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो जितने भी TGT वाले हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो जितने भी गद्य की विधाएं, अब आप कहेंगे कि हमारे जो 10th के सिलेबस में ये तो है नहीं, तो इसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपके हिंदी के बुक में ही ये सभी मौजूद हैं, उनमें ये इन सभी को पढ़ने के लिए कहा गया है। तो आप ये सभी पढ़ करके आपको जाना ही है, जितने भी यहाँ पर गद्य की विधाएँ हैं। इसके बाद यहाँ पर दिए गए हैं काव्य भाग। काव्य भाग में है हिंदी काव्य का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से पड़ाव हैं उनका काल विभाजन, आदिकाल
भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है। इसके अलावा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। इन सभी के बारे में जो काव्य भाग हैं उन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। भक्ति काल में जो है काव्य, निर्गुण काव्य हैं और सगुण काव्य हैं। उसके अलावा यहाँ पर सूफी काव्य हैं। उन सभी को आपको बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से आपको पढ़ करके जाना है। इन सभी से मल्टी क्वेश्चन बनेंगे, एक प्रश्न नहीं आएंगे, मल्टी क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते होंगे हिंदी भाषा का विकास यहाँ पर दिया गया है। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट डेट हैं। उसके अलावा व्यावहारिक व्याकरण आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, इसमें आते हैं आपके हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पूरी कहानी, हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो आपको पता होना चाहिए। इसकी उपभाषाएं एवं बोलियां, कितने उपभाषाओं और बोलियों में इनको विभाजित किया गया है, पूर्वी हिंदी, पूर्वी पश्चिमी, ठीक है, और मध्य हिस्से में जो हिंदी बोली जाती है, उन सभी के बारे में इस सभी के ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। फिर है आपके देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। तो देवनागरी लिपि जो आपकी है, जिसमें अनार आम जो पढ़ते हैं वो सभी देवनागरी लिपि में है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपके बनेंगे देवनागरी लिपि से कि उसका विकास कैसे हुआ। इसके बाद है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपके उच्चारण, वर्तनी एवं संधि। फिर है शब्द विचार। तो वर्ण विचार और शब्द विचार, इन दोनों को आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से पढ़ के जाना है, मल्टी क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। तो शब्द विचार है और शब्द रचना है। इसमें आपके आ जाते हैं पर्याय, विलोम शब्द, अनेकार्थ, श्रुति, सम, भिन्नार्थ शब्द, यानी कि जो भी पर्यायवाची विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, ये सभी शब्द विचार के अंतर्गत आएंगे। तो आपको वर्ण विचार और शब्द विचार आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका आता है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन दोनों को आपको पढ़ के जाना है कि विकारी शब्द क्या है, इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, अविकारी शब्द क्या है और इनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। फिर आपके वाक्य रचना, आपका वर्ण हो गया, शब्द हो गया, इन दोनों के बाद आता है वाक्य रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय, ये सभी, यानी रचना और अर्थ के के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है अलंकार, ठीक है। अलंकार को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, अलंकार काफ़ी वाइड सिलेबस है, तो अलंकार को अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद है शब्द शक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश। तो आपके परीक्षा में जो है अपठित गद्यांश भी आ सकता है, जो कि 3-4 मिनिमम 3-4 नंबर के तो रहते हैं। अपठित गद्यांश में 3-4 प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद है संविधान में हिंदी की स्थिति, यह आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालयीन हिंदी और मानक हिंदी। हिंदी के इन सभी रूपों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे भी आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो आपके जो सामान्य हिंदी है, ठीक है, सामान्य यानी कि जो टीजीटी हिंदी वालों के लिए जो सामान्य कॉमन टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना ही है, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए कॉमन होते हैं, तो ये टीजीटी की सिलेबस थी, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है, आपके सामान्य कोर्स के बारे में। अब मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, उनसे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बनी रही है इस वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। ये आपके 9th और 10th की आपकी जो सीबीएसई की जो बुक है एनसीईआरटी की, ठीक है, माफ़ कीजिए 10th है, तो 9th 10th की बुक के ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, उनको आप अच्छे से जान लीजिए ताकि आपको सिलेबस समझने में आसानी होगी। जैसा कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट में दिया गया है दोहा और चौपाई के बारे में। दोहा एक लोकप्रिय मात्रिक छंद है, ठीक है, दोहा के बारे में ये परिभाषा दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर चौपाई की एक परिभाषा दी गई है, यानी कि ये आपके बुक में ही है, तो इससे प्रश्न बनने तो लाजमी है, प्रश्न जरूर बनेगा, इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक स्क्रीनशॉट में यहाँ पर कवित्त जो वर्णिक छंद है, कवित्त एक तरह का वर्णिक छंद है, उसके बारे में यहाँ पर परिभाषा दी गई है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये छंद भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छंद को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, छंद के जितने भी वर्णिक और मात्रिक छंद हैं उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट में जो कि 9th की बुक का ही है, इसमें एक दिया गया है कि यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है, यानी कि गद्य साहित्य की विधा है। आपकी इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा में उनके मायनों में प्रस्तुत विधा उनके किन मायनों में अलग अलग है। यहाँ यानी कि कहने की ये मतलब है कि ये जो गद्य साहित्य के बारे में दिया गया है, ठीक है, यात्रा वृत्तांत एक गद्य साहित्य है और अलग अलग कौन कौन सी विधाएं आपके बुक में हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा गया है।
तो परीक्षा में भी आपके जितने भी गद्य साहित्य की विधाएं हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। गद्य साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं आपको उनको पढ़ के जाना है। तो ये आपके कोई सिलेबस से बाहर की चीज़ें नहीं है, ये आपके सिलेबस में दी हुई हैं और इनसे प्रश्न बनेंगे ही। तो आपको अच्छे से गद्य साहित्य की विधाएं और जितने भी पद्य साहित्य में जितनी भी चीज़ें हैं, कविताएं हैं, अलग अलग तरह के जो पद्य हैं और अलग अलग तरह के गद्य हैं, उनके बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ रिपोर्ट ताज के बारे में दिया गया है। ठीक है, रिपोर्ट ताज के बारे में दिया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि गद्य की जितनी भी विधा हैं उन सबसे आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके हिंदी के बुक में ये सभी चीज़ें दी गई हैं। अगर प्रश्न इनमें से आते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस में ये नहीं है, हमको तो सिर्फ 10वीं का सिलेबस पढ़ने के लिए कहा गया था एनसीईआरटी का। तो ये आपके एनसीईआरटी 10th के सिलेबस के अंदर ही है। तो आपको गद्य की सभी विधाएं भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, अब जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि इस पाठ में हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप व्यक्त हुआ है जो लगभग 75 से 80 वर्ष पहले था। यानी कि इन सभी का जिक्र जो है हिंदी गद्य का जो प्रारंभिक रूप है और अद्यतन रूप है जो अभी का रूप है, उन सभी के बारे में इसमें आपके बुक में दी गई हैं। और मानक हिंदी के रूप लिखिए। यहाँ पर दिया गया है कि इस पाठ में किसी पसंदीदा अनुच्छेद को वर्तमान मानक हिंदी रूप में लिखिए। तो जो हिंदी के रूप हैं, हिंदी के प्राचीन रूप है, मानक रूप है और आज का आधुनिक हिंदी है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ करके जानी हैं। इसके अलावा ये जो स्क्रीनशॉट है उसमें यहाँ दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य मर्म स्पर्शी निबंध जैसे अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें दी गई हैं जो पाठ्येतर क्रियाएं होती हैं उसमें, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचनाएं हैं। अशोक के फूल और नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये रचनाएं जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया गया है कि अमृत राय लिखित प्रेमचंद जी की जो जीवनी है कलम का सिपाही। तो ये जो जितने भी बुक में आपके रचनाओं के नाम दिए गए हैं और उनके रचनाकारों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न आ सकता है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन में रहेगा अमृत राय। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे। तो आपको जो आपके एनसीईआरटी की बुक हैं जो 6 से लेकर के 10 तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। टीजीटी वालों के लिए, अगर आप पीजीटी के हैं तो आपको 12 तक बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और आपका डिफ़िकल्टी लेवल तो 12 तक होने ही वाला है। तो जो भी सिलेबस आपके 10th के अंदर है उन सभी चीज़ों को आपको 12th बेस तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आपका दिया गया है कि काल विभाजन अगर आप पढ़ेंगे तो 12 बेस तक पढ़िएगा, यानी कि बहुत अच्छे डिटेल से पढ़िएगा। सिर्फ उसको ऊपर से आपको पढ़ के नहीं जाना है। जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है, अगर आप काल विभाजन पढ़ेंगे तो कोई एक हिंदी की अच्छी सी व्याकरण जिसमें काल विभाजन को अच्छे से बताया गया है, आप उससे लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि अच्छे भी बुक आते हैं जो स्पेशल काल विभाजन के लिए रहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास जो हो गया, उस तरह के बुक आते हैं। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन सभी बुक से तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप आपकी शुरुआती तैयारी है, टीजीटी के लिए आप तैयार कर रहे हैं, तो कोई भी एक हिंदी की ग्रामर जिसमें काल विभाजन को थोड़ा सरल रूप में समझाया गया है, आप वो ले सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई उन सब से आपको अपने सिलेबस को समझने में काफ़ी हद तक मदद मिली होगी। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों के कोई डाउट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं अपने डाउट के बारे में। उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो इसको एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड नए अपडेट्स और जानकारियाँ आप लोग के लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं पीजीटी हिंदी के बारे में वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।